हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी व्हीटस्टोन ब्रिज और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसमें थोड़ा लेवल अपने हाई ले लिया था। अब जो अगले 3 लेक्चर होंगे C12, 13 और 14, इसमें हम बेसिक फाउंडेशन लेवल का लेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद वापस 14 के बाद में हम वापस हाई लेवल के आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। तो आज हमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझने, सबसे पहले बात करेंगे अपन सेल की, क्योंकि अभी तक अपन जो वोल्टेज सोर्स ले रहे थे, टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा था हमें बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सब चीजें आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेल या बैटरी क्या होती है। तो सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब किसी भी वायर के साथ अपन सेल को, किसी भी रेसिस्टर के साथ सेल को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जिससे इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है, जो कि मैंने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। हालांकि सेल की स्ट्रक्चर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि वास्तव में सेल कैसे वर्क करता है। मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में आपको समझा देता हूं कि सेल की वर्किंग कैसे होती है। तो आप ये तो समझ गए कि सेल क्या है, सेल क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है भाई। दूसरी बात, सेल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। केमिकल रिएक्शंस होती है, धीरे धीरे उनकी केमिकल रिएक्शंस का जो मेजरमेंट है वो कम होने लग जाता है और उसके बाद में उन सेल को हमें या तो फेंकना पड़ता है या फिर उनमें नए केमिकल्स उसमें डालने पड़ते हैं, तब जाकर के वो सेल सर्वाइव कर पाता है। जबकि सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे आप उनको वापस चार्ज कर सकते हो। तो जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेल, और जो सेल जिनको अपन बार बार चार्ज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं प्राइमरी सेल। आप लोग केवल नाम याद रखने हैं। प्राइमरी सेल में सबसे पहला सेल होता है वोल्टिक सेल, दूसरा जो होता है डेनियल सेल, तीसरा याद रखना है लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल, ठीक है ना। ये 3 सेल आपको याद रखने हैं। इसमें से भी विशेष रूप से डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल, क्योंकि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब में केवल ये 2 ही सेल काम आते हैं। एक डेनियल सेल लेते हैं अपन, एक दूसरा लेक्लांसे सेल लेते हैं। सेकेंडरी सेल्स में जो सबसे पहला एग्जांपल है लेड एसिड एक्यूमुलेटर। पहला सेल है लेड एसिड एक्यूमुलेटर, दूसरा निकल कैडमियम सेल, लिथियम बैटरी, और आजकल तो आप देख रहे हैं मोबाइल में जो लगाते हो बैटरी, वो है जो कैमरा होता है उसमें बैटरी लगाते हो, ठीक है। तो ये सब जो सेल होते हैं वो चार्जेबल सेल होते हैं। तो इनके बारे में आपको बस थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इनका जो डिटेल्ड है वो केमिस्ट्री में हो गया, पहले हम फिजिक्स में पढ़ाया करते थे, लेकिन अब ये केमिस्ट्री में शिफ्ट कर दिए। फिर भी मैं थोड़ी जानकारी इन सेल्स की देता हूं जो आपको यूज करने हैं आगे जाकर के, ठीक है। तो सबसे पहला ये आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, इसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं डेनियल सेल की। ये एक प्राइमरी टाइप का सेल तो है ही सही, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं। इसको स्टैंडर्ड सेल भी बोलते हैं क्योंकि एक तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एक लंबे समय तक कांस्टेंट करंट देता है।
वाई डेनियल सेल इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल, ये आपको याद होना चाहिए कि वाई डेनियल सेल इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल बिकॉज इट गिव्स कांस्टेंट करंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट गिव्स, याद भी रखना, a constant current for a long time. Its internal resistance is very low. Is very low. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये कांस्टेंट करंट काफी लंबे समय तक देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेनियल सेल। ठीक है भाई, डेनियल सेल कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, मैं केवल एक ही सेल का बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर, ताकि आपको वास्तव में फील आ जाए कि सेल करंट देता कैसे। देखो इसके स्ट्रक्चर समझो ध्यान से। मान लो हमारे पास ये कोई कॉपर पोर्ट है, सीयू कंटेनर, ग्लास टाइप का होता है, एक ग्लास टाइप का कॉपर कंटेनर है, और चूंकि ये कॉपर है तो इसी के साथ में यहां पर एक टर्मिनल होता है जो अपन पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का जो होता है वो कॉपर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक और कंटेनर रखते हैं, इस कंटेनर को बोलते हैं अपन पोरस पोर्ट। इसको बोलते हैं पोरस पोर्ट। पोरस पोर्ट का मतलब हो गया इसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं। पोर किसको बोलते हैं? छेद को, छोटे 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 बिल्कुल टाइनी से छेद होते हैं, जैसे हमारे पोर्स होते हैं, पोर्स में से स्वेटिंग ही बाहर आती है, इस तरह से इसको पोरस पोर्ट होता है ये। ठीक है, पोरस पोर्ट। ठीक है भाई, एक चीज जो इसमें लगाते हैं अपन यहां पर, ये एक जिंक रोड होती है, एक जिंक रोड होती है जो निगेटिव टर्मिनल का काम करती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम कौन करेगा? कॉपर, और नेगेटिव टर्मिनल का काम कौन करेगा? जिंक। ठीक है भाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कॉपर सल्फेट का 10% सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का 10% सॉल्यूशन अपन इसमें भरते हैं। इसकी कंसंट्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 20% कर देंगे तो क्या होगा आगे मैं इसमें बताऊंगा आपको। कंसंट्रेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो 10% सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 लीटर पानी में अपन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिला देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पोरस पोर्ट है, पोरस पोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं? वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट नहीं डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4, कुछ 2-4 ड्रॉप इसमें अपन डाल देते हैं पानी में। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो अपन ने इसमें डाल दिए। वर्क कैसे करेगा ध्यान से समझो जरा। आपको छोटी छोटी रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री की, आप समझ सकते हो। सबसे पहले जिंक देखो, अपन पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर हम इसको कैथोड बोलते हैं। ध्यान रखना, केमिस्ट्री वाले इसको एनोड बताते हैं और जहां हम एनोड बताते हैं उसको कैथोड बताते हैं। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर बेस्ड बताते हैं। हम फिजिक्स में जहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मैं पहले से बता देता हूं। नहीं तो जब केमिस्ट्री वाले पढ़ाए तो बोले हमारे फिजिक्स वाले सर ने तो कुछ और ही बताया था। नहीं, सही बात यही है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड। सबसे पहले आप कैथोड पर देखो, जिंक है। ठीक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे यहां से और ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गए भाई। अब ये क्योंकि जिंक आयन्स हैं, जिंक आयन्स किसमें से होकर? इस पोरस पोर्ट में से होकर के इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जिंक आयन आएंगे, ये जिंक आयन क्या करेंगे? यहां पर कॉपर सल्फेट
इस कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर आप समझते हो, तो क्या बनेगा ZnSO4 और यहां से कॉपर आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये कॉपर आयन क्या करेंगे, एनोड पर आएंगे, एनोड पर आएंगे कॉपर आयन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां पर लिबरेट हो जाएंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो गए, लिबरेट हो गए। अब आप देख रहे हैं कि तीनों रिएक्शन में को अगर गौर से देखो तो यहां पर क्या हुआ, यहां से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब यहां पर -2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितना चार्ज कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहां पर कॉपर आयन आए, एनोड पर कॉपर आयन आए और यहां से क्या किया उन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर दिया। ठीक है, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और ये किस में कन्वर्ट होकर गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इनको हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। इस तरह से कोई भी सेल वर्क करता है। इसके बारे में आपको जो याद रखना है, बोले इतनी रामायण याद नहीं रहे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका ईएमएफ क्या है। देखो इसका ईएमएफ होता है बेटा 1.08 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके इलेक्ट्रोड के बीच में, उसको बोलते हैं 1.08 वोल्ट। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में अपन को याद रखनी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और साथ में ईएमएफ उसका याद होना चाहिए हर सेल का। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्राइमरी सेल है और एक सेल वर्क कैसे करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए जैसे अपन किसी वायर से उसको कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो किधर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन अपन अज्यूम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, या यूं कहिए पॉजिटिव चार्ज के चलने के डायरेक्शन में अज्यूम करती है। इसलिए हमेशा अपन प्लस वाला जो डंडा होता है बड़ा, उससे अपन करंट को जाता हुआ और उसकी तरफ आता हुआ बनाते हैं। समझ आ गई बात? पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कर लो ताकि इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रहे। हो गया? देखो ये तो था हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल प्राइमरी टाइप का सेल है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा जो होता है लेक्लांसे सेल, इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं बेटा, ड्राई सेल, और ये भी प्राइमरी टाइप का ही है। ड्राई सेल जो आप लोग ने देखा होगा, जो आप घर में जो वॉच होती है उसमें लगाते हो या माउस में लगाते हो, इस तरह के जो छोटे छोटे सेल आते हैं, ठीक है, या जो टॉर्च होती है टॉर्च में जो यूज करते हो वो वाले सेल, ये सब ड्राई सेल होते हैं। ड्राई सेल का जो कंस्ट्रक्शन है और लेक्लांसे सेल का कंस्ट्रक्शन है, और इन दोनों का जो प्रोसेस है करंट का, वो दोनों बिल्कुल सेम होता है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, मैं इसके स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप ये केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। इसमें याद रखना है अपन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसका होता है कार्बन का, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये होता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का 25% सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें AlCl3 भी अपन डालते हैं, उसके आसपास पेस्ट बना करके कार्बन रोड के आसपास, जो स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए इसका, हमें EMF चाहिए भाई। इसका जो EMF होता है बेटा
1.45 वोल्ट होता है। जनरली इसको अपन 1.5 यूज कर लेते हैं उसमें कैलकुलेशन के टाइम पर, अगर नहीं दिया हो तो। इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ये होता है 0.124 ओम। मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 4 ओम होता है और मिनिमम जो होता है 0.1। इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डेनियल सेल के अपेक्षा ज्यादा होता है। इसलिए हम इसको जब कांस्टेंट करंट चाहिए होती है उससे में लेक्लांसे सेल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है लेक्लांसे सेल के बारे में जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है सेल, प्राइमरी सेल जो आप यूज करेंगे। सेकेंडरी सेल में आपको केवल जो लेड एसिड अक्यूमुलेटर है उसी के बारे में याद रखना है। लेड एसिड अक्यूमुलेटर, उसकी इंफॉर्मेशन में लिख देता हूं तो आप नोट कर लीजिएगा। एटलीस्ट इतनी चीजें तो हमें याद हुई एक सेल की। लेड एसिड अक्यूमुलेटर, ये सेकेंडरी टाइप का सेल है जैसे मैंने बताया आपको। और सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है पीबी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है PbO2, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें वो लेते हैं अपन H2SO4। ठीक है बेटा, और इसका EMF आपको याद रखना है 2.2 वोल्ट, जनरली इसको 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं अपन। और इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। सो दैट व्हाई वी यूज द सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। कांस्टेंट करंट, लंबे समय तक वो कांस्टेंट करंट हमें दे सकते हैं, समझिए ना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, अगर होता भी है तो पॉइंट के उसमें 0.1 से 1 ओम, ज्यादा से ज्यादा 2 ओम बस। वो भी कब होता है, जब सेल पुराने हो जाते हैं, बार बार अपन चार्ज करते हैं तो उनकी जो वैल्यूज है केमिकल्स की वो थोड़ी कम होती जाती है और फिर वो दोबारा चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 सेलों के बारे में आपको लगभग उनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूं इसमें, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है ना, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस देखो ऐसे बनाते हैं अपन, ये ऐसा बनता है, वास्तव में ऐसा होता है बेटा। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देख सकते हो, यहां पर कुछ बैंड्स बने होते हैं। ये वाला टॉपिक भी आपको बाद में कराने वाला हूं कि किसी भी जो रेसिस्टेंस आते हैं मार्केट में उनकी वैल्यूज हम कैसे देखते हैं, कैसे रिंग्स बनी होती है। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये कार्बन वगैरह से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की अपन बात कर रहे थे वो इस तरह से अपन उनको बनाते हैं आड़े टेढ़े लाइन बना करके। ये वास्तव में इस तरह का रेसिस्टेंस होता है, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में देख सकते हो। इसकी वैल्यूज निकालना मैं आगे के जो एडवांस लेक्चर्स में सिखाऊंगा। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस क्यों होता है मैंने आपको बताया था कि जब करंट का फ्लो होता है तो उसमें जो अपना कंडक्टर होता है उसके अंदर जो अलग से इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट के जो पाथ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसको हम क्या बोलते थे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलते थे। ये एक वायर में होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो बेटा सेल में होता है। जैसे मान लो ये सेल है कोई और इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए अपन ने, मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जब किसी भी, मान लीजिए हमने इसमें कोई AgNO3 कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इसको में जब इलेक्ट्रोड रखते हैं तो क्या होता है, ये Ag और NO3 आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। Ag पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, NO3 नेगेटिव टर्मिनल जाकर के वहां पर लिबरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब ये आयंस चलते हैं तो क्या होता है, इनके मार्ग में जो डिफरेंट आयंस होते हैं, जो डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके पाथ को अपोज करते हैं। उस अपोजिशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब यह द रेसिस्टेंस ड्यू टू द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट is known as
इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस किसका होता है? सेल या बैटरी का। ठीक है, अब ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये देखो जरा। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड। इसको आप, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया उससे करके याद रखोगे बेटा, CID अपॉन AD। देखो मान लो ये कोई सेल है, ये यहां पर मैंने कुछ इलेक्ट्रोड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये मान लो पॉजिटिव है और ये मान लो नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोलाइट यहां तक भरा हुआ है, इसमें यहां तक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो जो इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ध्यान से देखो। R इज इक्वल टू CID अपॉन AT, 5 चीजों पर डिपेंड करेगा। R तो क्या है बेटा? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। C है कंसेंट्रेशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी जब सेल का बताया था उसमें बोला था कंसेंट्रेशन का मतलब हो गया, जैसे मान लो सेल बनाना है, उसमें पानी डाला, उसमें कॉपर सल्फेट एक इतना सारा लेकर के डाल दे, नहीं, ऐसे नहीं डालते हैं। क्योंकि क्या होता है, ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हमें कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा कर दिया हमने, तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और आप देख रहे हो R प्रोपोर्शनल टू C, इसका मतलब अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, जो वो करंट देगा वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए, I इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है यहां पर? इलेक्ट्रिक करंट। और आप देख रहे हो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब सेल से जितने ज्यादा करंट लेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा देखिए D क्या है यहां पर? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस। अरे भाई इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आयंस को ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, ज्यादा दूर चलना पड़ेगा तो क्या होगा, उसमें बीच में जो अपोजिशन है वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा अपोजिशन है इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस भी ज्यादा है। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इसका मतलब ये हुआ R प्रोपोर्शनल टू D है, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये तो 3 चीजें हमारे पास न्यूमेरेटर में थी इस फॉर्मूले के, कि C फॉर कंसेंट्रेशन, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड D फॉर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर अपन I, C और D बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का इंक्रीज होता है। क्या बचा भाई? A और D, AT, D तो ऊपर लिख दिया था अपन ने, A और T। देखो ध्यान से, यहां देखो A है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सारा एरिया नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रोड है, इसका एरिया नहीं। कौन सा एरिया काउंट करते हैं? जो किसमें डूबा होता है? इलेक्ट्रोड में, इसमें सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गई बात? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जो डूबा हुआ है एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा डूबा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा। आप याद कीजिए, जब आप किसी मोटरसाइकिल की या स्कूटर की या कार की बैटरी जब आप सर्विस पर ले जाते हो तो वो क्या करते हैं, उसको खोल करके उसके ढक्कन को, उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं या उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, है ना, उसके पानी को पूरा करते ही नहीं करते। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए धीरे धीरे क्या होता है, जब बैटरी को अपन यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाएगा, इसका मतलब जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड का वो कम डूबेगा, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये अगर ये कम होगा तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम होगी।
इसलिए क्या करते हैं हम, इसके पूरा करते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ पार्ट ज्यादा होना चाहिए। लास्ट है टी, टी फॉर ए टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। टी ज्यादा होगा तो आर डिक्रीज होगा। समझ के बाद आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर, CID अपॉन AD। ये आपको याद होना चाहिए। ये नीट में भी पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, जनरली पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया क्या? देखो, अब अपन देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने पता लग गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये समझना बहुत जरूरी है। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, आप ध्यान से देखो जरा। ये एक सेल का सिंबल है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये प्लस है, ये माइनस है। लेकिन मैं सेल ये इतना सा नहीं बना करके यहां पर एक मैं डॉटेड बाउंड्री बना रहा हूं। ये डॉटेड बाउंड्री इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं दिखा रहा हूं। ये जो छोटा सा मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, ये मैं यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा रहा हूं। तो टर्मिनल्स आप सेल के यहां नहीं मान करके टर्मिनल्स ये मान सकते हो कि ये सेल के टर्मिनल है, और ये जो पूरा बनाया अपन ने डॉटेड के अंदर का, ये पूरा क्या है, सेल है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो EMF है बैटरी का, वो कितना है, E अगर मान लो इसका EMF है। अब अपन यहां पर सीखेंगे कि EMF क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। एक वायर यहां से लिया, यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, एक ऑन ऑफ स्विच है, से K1 बोल देता हूं मैं इसको। देखो यहां पर मैंने एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, इसको मैंने बोल दिया K2। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करना है। कैसे कैसे इसको यूज करेंगे, ध्यान से समझो जरा। E, EMF, V, वोल्टेज। कब EMF होगा, कब वोल्टेज होगा। और सुनो, मैंने कल भी बोला था आपसे, यहां पर जो मैं वोल्टमीटर यूज कर रहा हूं वो एक आइडियल वोल्टमीटर है। हालांकि वोल्टमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसके सीरीज में शंट जोड़ करके बनाते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ करके बनाते हैं, तो वोल्टमीटर हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि यहां पर अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये मान करके चल रहा हूं कि वोल्टमीटर आइडियल है एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है जो कि काउंटेबल हो, क्योंकि मुझे यहां पर इसका EMF रिकॉर्ड करना है। हालांकि वोल्टमीटर जो है वो एक अच्छा एपरेटस नहीं है वोल्टेज मेजर करने का, क्योंकि जब ये किसी भी वोल्टेज को मेजर करता है, EMF को मेजर करता है, टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करता है, उस समय मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है। इससे अच्छा एक एपरेटस आएगा पोटेंशियोमीटर, जो अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो इससे अपोजिट प्रिंसिपल पर काम करता है। जब वो मेजर करता है उस समय ये सर्किट से करंट नहीं लेता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस सर्किट में वोल्टमीटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो EMF मेजर करेगा जब K1 को अपन ऑफ कर देंगे। देखो केवल इसको ऑन किया, इसका मतलब बाहर के सर्किट में कहीं भी करंट नहीं है। जैसे इसको ऑन करते हैं, ये ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये स्विच को अपन ने ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा भाई, यहां से करंट फ्लो होगा,
और यहां पर आ गया। तो अभी क्या है, अभी क्या मेजर कर रहा है ये, केवल ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ क्या है, मैं 3-4 बातें ईएमएफ के बारे में बोलता हूं आपसे। ईएमएफ ई कैपेसिटी टू मेक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात। दूसरी बात याद रखेंगे, ईएमएफ, देखो यहां लिख रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन बेटा ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन टू rotate a unit positive charge in electric circuit। समझ आइए बात। EMF is energy required or work done to rotate a unit positive charge in electrical circuit। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमा करके पूरा लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है या एनर्जी है।